हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित यादव आप सभी का राइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमारा प्लांट ब्रीडिंग वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग जो यूनिट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले आपको प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है ये जानना है, प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या है ये जानना है, प्लांट ब्रीडिंग में हम कौन कौन से मेथड्स की स्टडी करके हम किसी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या हम कोई नई जो वैरायटी है क्रॉप की वो डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। देखिए ना, प्लांट ब्रीडिंग साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम कोई सुपीरियर स्पीसी या सुपीरियर वैरायटी बनाने के लिए हम कुछ ट्रेट्स को चेंज कर दें प्लांट में। यानी कि चाहे कोई क्रॉप है या कोई प्लांट है, उसमें हम ट्रेट्स को चेंज करके हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लांट में डाल दें। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द चेंज ऑफ ट्रेट्स ऑफ एनी प्लांट और क्रॉप टू इम्प्रूव द वैरायटी या टू इम्प्रूव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डेफिनेशन में प्लांट ब्रीडिंग जो है इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals in changing traits of plant to produce desired characteristics, इसका मतलब है कि हमें किसी भी क्रॉप में या किसी भी प्लांट में अगर उसमें हम अपने डिजायर्ड का मतलब है हम जैसा चाहते हैं, जो उस क्रॉप से या जो उस प्लांट में हम जो उससे उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्लांट से कि हमें इससे ये चीज़ ज़्यादा चाहिए। जैसे कि हमें चाहिए कि भाई हमें ऐसी क्रॉप बनानी है जिसकी हाइट ज़्यादा हो या फिर उसकी हाइट कम हो या फिर उसकी जो स्पाइक की लेंथ या फिर कहूँ ग्रेन्स के नंबर पर स्पाइक में। यानी कि जो स्पाइक किसको बोलते हो, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, इसकी ये वाली जो ब्रांच है इसको अपन स्पाइक बोलते हैं। तो स्पाइक पे क्या है, जैसे मान लो गेहूँ है तो गेहूँ पे इस तरीके से ग्रेन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ग्रेन्स हैं ऐसे। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ाने हो, प्लांट की हाइट बढ़ानी हो या प्लांट की हाइट को डिक्रीज करनी हो, यानी कि जो भी हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक किसी प्लांट में डालने हैं तो हम प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से कर सकते हैं। या फिर हम कोई भी क्रॉप, मान लो कोई पॉपुलर क्रॉप है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, कोई ऐसी क्रॉप है, जैसे मान लो गेहूं का एग्जांपल ले लेते हैं, वीट में मान लो कोई ऐसी पॉपुलर वैरायटी है जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है पर हेक्टेयर पे। तो हमें क्या करना है, मान लो काफ़ी सालों से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी रही है उस विद इन उस एरिया में या उस जोन में, लेकिन रिसेंटली कुछ सालों से उसमें कुछ कंटामिनेशन हो गया। कंटामिनेशन इन द सेंस कि उसमें मान लो कोई म्यूटेशन हो गया या मान लो उसमें कोई नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन हो गया। ऐसा मतलब कोई भी किसी भी जेनेटिक मतलब उसमें चेंज हो गए किसी भी रीजन की वजह से, या कोई स्पेसिफिक, मैं यही कहूँगा कि म्यूटेशन या फिर नेचुरल क्रॉसिंग है या फिर मैकेनिकल मिक्सिंग भी होता है। मैकेनिकल मिक्सिंग का मतलब है कि मान लो जो कोई एक क्रॉप का सीड है और वो आपने अपने खेत में लगा रखा है और उसके बाद अपन उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो अपन जब उसको बोरी वगैरह में डालते हैं तो मान लो उस टाइम पे कोई दूसरे खेत की वैरायटी, दूसरे खेत का गेहूं का बीज है या जिस भी क्रॉप का बीज देख रहे हो उसका बीज उसमें मिक्स हो जाए, तो वो हमारे उसमें एक तरीके से कंटामिनेशन आ जाता है। तो हम इसको भी इंप्रूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि प्लांट के ट्रेट्स को चेंज करती है। और ट्रेट्स का मतलब है कि प्लांट की जैसे हाइट हो, यानी कि जो फिनोटिपिक या मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट के वो उसके ट्रेट्स हैं। तो अगर हम ट्रेट्स को चेंज करना चाहते हैं और हम जैसा चाहते हैं वैसे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक किसी प्लांट में लाना चाहते हैं तो हम बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हम ये कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद आपको प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स हैं कि किस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग हमारे लिए हेल्पफुल है, कैसे हम किसी क्रॉप की वैरायटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम प्योर लाइन मेथड से, कैसे हम मास प्रोडक्शन से या हाइब्रिडाइजेशन से, या फिर हम कहें हमारा पेडिग्री मेथड से। तो हमारे ऐसे आपके 8 मेथड होते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। तो हम वो 8 जो आपके मेथड्स हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आपकी क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए, या जो जैसे मान लो कि आपको कोई वेरिएशन नहीं चाहिए किसी प्लांट में, जिस जैसा उसका जीनोटाइप चलता आ रहा है वैसा ही उसका मेंटेन करना है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में या आने वाली प्रोजेनी में। तो हम क्या करेंगे, उसको होमोजिनस नेचर में लेके आएंगे। होमोजेनस का मतलब है कि इसमें मिक्सिंग नहीं होने देंगे किसी भी बाहर के किसी भी वैरायटी की, यानी कि जो पेरेंटल जनरेशन है सेम टू सेम जीनोटाइप हम मेंटेन करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो क्या है, हम उसमें क्या करवाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं तो भी तो वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशन हमें लाने नहीं है, हमें तो सेम वही जीनोटाइप मेंटेन करना है आने वाली जनरेशन में। हमें तो मान लो एक क्रॉप बहुत ज्यादा पसंद है कि यार ये तो बहुत अच्छी फसल है, बहुत अच्छी वैरायटी है गेहूं की, और ये हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन देके जाती है, तो हमें इसमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। तो हम इसी को क्या करें, फर्दर इसी वैरायटी या इसी को हम आगे मेंटेन रखें, इसी जीनोटाइप को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को। तो हमें क्या करना पड़ता है, प्योर लाइन मेथड से उसकी जो प्योर लाइन बनानी पड़ती है। प्योर लाइन का जो मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद हमारा 1 बाय 1 हम एक एक मेथड जो है आपका वो डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। तो मैं आज कुछ बेसिक जो है इसके बारे में प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले अपना जो बेसिक मेथड्स जो आप 8 स्टडी करने वाले हो, 8 जो इसके मेथड्स हैं, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली में होता क्या है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। प्लांट ब्रीडिंग स्टडी कर रहे हो तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स सभी को पता होगा, आई होप सो, क्योंकि आप प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं और आपने लगभग बीएससी का कोर्स कंप्लीट कर चुका है, और ये तो 11th 12th क्लास के बच्चों को पता होता है। तो इसका जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो ग्रीगर जोहन मेंडल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रीगर जोहन मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक साइंटिस्ट आपने और पढ़ा होगा, कभी इवोल्यूशन पढ़ा हो तो, कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो जन्म से नहीं होते लेकिन लाइफ में बाद में कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीसीज उसको एक्वायर करती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उसको हम कहते हैं, ये थ्योरी लैमार्क ने दी थी। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाला जो थ्योरी है, ये आपसे पूछ सकता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाली थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी किसकी थी, लैमार्किज्म बोला था हमने इसको, लैमार्किज्म। लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने ये हमें समझाया था कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कोई स्पीसीज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में वो रह रही है उसके अकॉर्डिंग खुद में कुछ अडेप्टेशंस लेके आती है, और वही उसके क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसने एक्वायर किए हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन की बातें पूछ ले कि आपसे नेचुरल सिलेक्शन किसने समझाया था, अब आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ये कि नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि नेचर ने किसको सेलेक्ट किया है, अकॉर्डिंग टू नेचर जो सेलेक्ट हो जाता है वो सर्वाइव करता है अर्थ पे, और जो अकॉर्डिंग टू नेचर जो सेलेक्ट नहीं होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, या हम इस हिंदी में बोले तो विलुप्त हो जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने ये कहा था कि जो स्पीसीज फेवरेबल होती है, जिस एनवायरमेंट में वो रह रही है, अगर उसने उस एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर लिया है, अडेप्टेशंस ले आई है, तो वो स्पीसीज तो सरवाइव कर जाएगी। और कोई स्पीसीज ऐसी होती है जो कहती है कि नहीं, हम तो जिस एनवायरमेंट में हैं इस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो झुकता नहीं है, झुकता मतलब लोकल लैंग्वेज में बोले तो जो किसी के सामने झुकता नहीं, यानी कि परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलता नहीं है, अडिग रहता है, वो नेचर में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक दिन उसको क्या है, विलुप्त होना ही पड़ेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि जो स्पीसीज अकॉर्डिंग टू नेचर चलती है वो सरवाइव करती है, एंड जो स्पीसीज अगेंस्ट टू नेचर चलती है वो एक्सटिंक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे चार्ल्स डार्विन साहब ने बताया था, चार्ल्स
डार्विन ने ये थ्योरी समझाई थी नेचुरल सिलेक्शन वाली। ये जो सारी जो मेंडल वाला आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो, लैमार्किज्म आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो, और नेचुरल सिलेक्शन भी आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। ये टर्म्स आपके प्लांट ब्रीडिंग की हैं, इसलिए मतलब आपके हेल्पफुल है, तब मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, फिर हम 1 बाय 1 आपके प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स हैं उसको बिल्कुल सटीक तरीके से स्टडी करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ टर्म्स और हैं जो आपके जानने की हैं। एक होता है प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब है कि कोई एक जीन, कोई सिंगल जीन मल्टीपल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हो, या किसी एक जीन की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में जिसकी वो जीन है उसके काफी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हो। किसी एक जीन के चेंज करने से या एक जीन से उसके मल्टीपल कैरेक्टर जो हैं वो क्या होते हो, अफेक्टेड होते हो। तो हम उसको कहते हैं कि वो जीन कौन सी जीन है, प्लियोट्रोपिक जीन। जैसे मैंने कहा कि मान लो ये क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम पे आपको पता है इस तरीके से जीन्स अरेंज होती हैं, ये जीन्स हैं। तो मान लो ये कोई जीन है, ये कोई सिंगल जीन है ये वाली, ठीक है। और ये जीन जो है, जिसकी ये जीन है, जिस भी एनिमल की, प्लांट की, जिस भी ऑर्गेनिज्म की ये जीन है, ये जीन मान लो मल्टीपल फंक्शन दर्शाती है। उस ऑर्गेनिज्म में ये मल्टीपल कैरेक्टर्स शो करती है। जैसे कि मान लो ये उसकी, अगर कोई प्लांट है तो ये उसकी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसी की वजह से उसकी हाइट है। ये उसके फ्लावर के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये उसके सीड की साइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम कह सकते हैं कि एक जीन है लेकिन इसके मल्टीपल फंक्शन है। तो अगर इस जीन को हम यहां से चेंज करें या इस जीन में हम कुछ अल्ट्रेशन करें तो हमारे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, तो अफेक्टेड होंगे। तो ऐसी जीन क्या कहलाती है, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाती है। समझ में आया? प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब है किसी सिंगल जीन के चेंज होने से उसी ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल उसके कैरेक्टर जो हैं वो अफेक्टेड हो जाएं, दैट जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। उसके बाद प्लियोट्रोपिक जीन के बाद आपकी नेक्स्ट जो आपको जानना है वो होती हैं सेक्स लिमिटेड जीन। सेक्स लिमिटेड जीन, सेक्स लिमिटेड जीन। इसका मतलब है कि ऐसी जीन या ऐसी जीन जो किसी एक सिंगल सेक्स में एक्सप्रेस होती हो और दूसरे सेक्स में नहीं एक्सप्रेस। जैसे कि मैं कहूं कि सेक्स लिमिटेड जीन का मतलब है कि विद इन सिंगल सेक्स में एक्सप्रेस्ड होती हो और दूसरे अपोजिट सेक्स में एक्सप्रेस नहीं होती हो। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई जीन है वो फीमेल में एक्सप्रेस्ड होती है, या मैं कहूं वो प्लांट में भी फीमेल होता है और प्लांट में मेल भी होता है। तो अगर हमने कहा कि इन फीमेल एनी जीन expressed in female but not expressed in male, समझना। सेक्स लिमिटेड नाम से ही पता लग रहा है, लिमिटेड मतलब कि ये किसी एक ही सेक्स में एक्सप्रेस्ड होने वाली जीन है। जैसे आपको इसका एग्जाम्पल से अगर मैं यहाँ समझाऊं तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ प्लांट के केस का एग्जाम्पल भूल जाओ एक सेकंड के लिए, यहाँ एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, मिल्क प्रोडक्शन। देखना, जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल की वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, बट जो मेल की मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं कि मिल्क प्रोड्यूस करने वाली जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में एक्सप्रेस्ड हो रही है बट मेल में नहीं हो रही। तो इसका मतलब हम ऐसी जीन को क्या बोलते हैं, सेक्स लिमिटेड जीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता एक नाम और आता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन का मतलब है कि ये जीन
दोनों सेक्स में एक्सप्रेस्ड होती है, बट एक सेक्स में डोमिनेंट होती है और एक में रेसेसिव होती है, यानी कि एक में प्रभावी रहती है और एक में अप्रभावी रहती है। यानी कि मैं कहूं एनी जीन विच इज, या मैं कहूं विच एक्सप्रेस्ड मोर इन वन सेक्स एंड लेस इन अदर सेक्स, इट मीन्स कि दोनों में एक्सप्रेशन हो रहा है। सेक्स इन्फ्लुएंस जीन जो है वो ऐसी जीन है जो दोनों कैंडिडेट्स में, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस अपना मतलब एक्सप्रेशन देती है, बट एक सेक्स में ज्यादा और एक सेक्स में कम। सेक्स लिमिटेड तो सिर्फ एक में ही एक्सप्रेशन दे रही थी, जो कि जैसे फीमेल में मैंने एग्जांपल से आपको समझाया। यहां आपके सेक्स लिमिटेड जीन आपको ध्यान रखना है कि एक्सप्रेस्ड ओनली इन वन सेक्स, ठीक है। अब वो चाहे मेल की थी तो मेल में अगर कोई ऐसा है, और अगर फीमेल का था तो फीमेल में। जैसे यहां के एग्जांपल से भी आप बोटनी के बजाय, प्लांट्स के बजाय एनिमल्स के एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर याद रहेगा। सेक्स इन्फ्लुएंस जीन जो होती हैं वो जीन होती हैं जो दोनों सेक्स में एक्सप्रेस्ड होती हैं, बट एक सेक्स में ज्यादा और एक सेक्स में कम। तो इसका मतलब है जैसे कि बाल्डनेस मतलब कि हेयर लॉस मेल कैंडिडेट में ज्यादा है, तो यानी कि जो जीन हेयर लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो मेल में ज्यादा एक्सप्रेस्ड हो रही है, बट फीमेल में लेस। यानी कि बाल्डनेस फीमेल में भी होती है, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होते हैं बाल्डनेस के फीमेल में। तो फीमेल के बाल्ड मतलब गंजापन होने का चांस फीमेल में कम है, बट होता तो है। तो दोनों ही जगह एक्सप्रेस्ड हो रही है जीन। कौन सी? बाल्डनेस वाली जीन, मेल पे भी और आइदर फीमेल पे भी, ठीक है। तो ये आपका था, आपको ध्यान रखना है सेक्स लिंक्ड जीन की डेफिनेशन आपके याद रह जाएगी, और सेक्स इन्फ्लुएंस जीन की भी डेफिनेशन आपके याद रह जाएगी। आपसे कभी पूछा जाए कि सेक्स लिमिटेड जीन कौन सी होती, तो आप उसकी डेफिनेशन ये रखोगे दैट एक्सप्रेस ओनली इन वन सेक्स, और सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स लिखोगे इसमें, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए दैट एक्सप्रेस्ड इन बोथ सेक्स बट मोर डोमिनेंट इन वन सेक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कि आपकी प्लियोट्रोपिक जीन, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस जीन हो जाती हैं। उसके बाद आपको जानना है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। यार ये सब है ना बीएससी की टर्म्स हैं, और बीएससी आपके पीजी एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो आपको ये जानना है कि बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस का मतलब है कि F1 जनरेशन का, जो जैसे मान लो आप क्रॉस करवाते हो पेरेंट्स का, मान लो आपने ये क्रॉस करवाया, टोल ड्वार्फ का क्रॉस करवाया, और आपके F1 जनरेशन टोल आ जाती है, ठीक है। अब ये F1 जनरेशन है ना, F1 जनरेशन में बैक क्रॉस का मतलब है कि F1 जनरेशन का चाहे इस डोमिनेंट से चाहे इस रेसेसिव से किसी से भी क्रॉस करवा लो, वो क्या है? बैक क्रॉस है। ये क्या है? बैक क्रॉस। बैक मतलब अपनी पिछली जनरेशन, बैक क्रॉस मतलब F1 तो ये है अभी फिलहाल वाली जनरेशन, इससे पिछली जनरेशन में चाहे वो डोमिनेंट है पेरेंट या रेसेसिव पेरेंट है, दोनों पेरेंट से कोई से भी आप क्या करवा सकते हो, किसी से भी आप क्या करवा सकते हो? क्रॉस करवा सकते हो इन बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस में जो F1 जनरेशन है उसका ओनली एंड ओनली रेसेसिव पेरेंट से क्या होता है? क्रॉस होता है। वो क्या है आपका? टेस्ट क्रॉस। तो मैं लिख रहा हूं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में डिफरेंस ये है, ध्यान से, वैसे नाम से पता लग रहा है बैक क्रॉस, तो बैक में तो भाई दोनों है, डोमिनेंट वाली पेरेंट भी है और रेसेसिव वाला पेरेंट भी है, तो हम दोनों से क्रॉस करवा लेते हैं, वो बैक क्रॉस। बट टेस्ट क्रॉस का मतलब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट हम किससे करते हैं? ध्यान रखना, टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब आप समझते हो कि दोनों जो एलिल्स हैं वो सेम है तो होमोजाइगस, अगर अलग अलग हैं तो हेट्रोजाइगस। रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, ठीक है। और अगर यही कहूं मैं बैक क्रॉस में, तो F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद रेसेसिव एज वेल एज
रेसेसिव आइदर डोमिनेंट पेरेंट, दोनों में से किसी से भी क्रॉस करवा लो, वो आपका क्या है, बैक क्रॉस है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज द पार्ट ऑफ बैक क्रॉस? स्टेटमेंट तो सही है भाई, बैक क्रॉस में दोनों है ना। बैक क्रॉस किसको बोल सकते हो? बैक क्रॉस का मतलब तो ये है कि बैक क्रॉस में आपकी जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन कैन बी क्रॉस्ड आइदर डोमिनेंट पेरेंट और रेसेसिव पेरेंट, आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट। तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि जब F1 जनरेशन का अगर मान लो रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस दिख रहा है तो वो बैक क्रॉस भी तो हो सकता है ना, हम उसको टेस्ट क्रॉस ही क्यों बोलेंगे, वो बैक क्रॉस भी तो हो सकता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि टेस्ट क्रॉस इज द पार्ट ऑफ बैक क्रॉस। क्यों? क्योंकि जब F1 यहां रेसेसिव से क्रॉस करवाया जा रहा होगा तब वो एक तरीके से हमें टेस्ट क्रॉस ही दिखेगा। तो हम कह सकते हैं टेस्ट क्रॉस इज द पार्ट ऑफ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट द पार्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इससे भी आपको क्वेश्चन है, मतलब घुमा के पूछ सकता है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में से टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का पार्ट है या नहीं है, या फिर बैक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एक होता है एपिस्टेसिस, एक जीन होती है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो ये कोई क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम पे ये जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो एपिस्टेसिस का मतलब है कि कोई ये वाली जीन कोई फंक्शन एक्सप्रेस कर रही है और ये वाली जीन आपको पता कोई अलग फंक्शन एक्सप्रेस कर रही है, और ये वाली जीन इसके फंक्शन को अगर इनहिबिट करती है, यानी कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन के फंक्शन को सप्रेस कर रही होती है, तो हम उसको बोलते हैं वो जीन क्या है, एपिस्टेटिक जीन है, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एपिस्टेसिस कहलाती है। तो ये प्रोसेस तो क्या हो गई, एपिस्टेसिस, यानी कि किसी दूसरी जीन की सहायता से किसी एक जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देना, ये प्रोसेस तो कहलाती है एपिस्टेसिस। बट ये मान लो जीन ए थी और ये जीन बी थी, तो ए ने बी का फंक्शन सप्रेस किया है ना, ये वाला सिंबल मतलब है कि इसके फंक्शन को या एक्सप्रेशन को रोक दिया, तो ए वाली जीन क्या हो जाएगी, ये जीन हो जाएगी एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन, तो एपिस्टेटिक जीन पूछे तो एपिस्टेटिक जीन का मतलब है जो जीन किसी दूसरे जीन के फंक्शन को या एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे, वो जीन तो एपिस्टेसिस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। और जो जीन का फंक्शन सप्रेस हो गया, जो जीन का फंक्शन दब गया मतलब कि वो अब एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो बी का फंक्शन दबा है ना और ए ने दबाया है, तो ए एपिस्टेटिक जीन हो गई और बी जो है वो आपकी हाइपोस्टेटिक जीन हो गई। बी आपकी कौन सी जीन हो गई, हाइपोस्टेटिक जीन हो गई। ठीक है, ये थे आपके जो टर्म्स आपके काम आने वाले यहां पे। और एक आदि टर्म जो है आपका है जीनोमिक्स। क्या होता है जीनोमिक्स में स्टूडेंट, ये मैं रफ कर रहा हूं। जीनोमिक्स का मतलब है कि डीएनए सीक्वेंस की स्टडी करना। क्या आपको कहे कि जीनोम की स्टडी करना जीनोमिक्स कहलाता है। जीनोम क्या है, कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल जीनोम कहलाता है। ठीक है, डीएनए की एक एक्टिव यूनिट जो होती है वो आपकी जीन कहलाती है। जीन क्या होती है, एक एक्टिव यूनिट होती है डीएनए की। तो जीन जो है, जैसे मान लो कि पैनक्रियाज है, या मान लो कोई प्लांट का, यार प्लांट में कोई लीफ का कलर डोमिनेट करने वाली जीन है, लीफ का कलर एक्सप्रेस करने वाली कोई जीन है, तो यानी कि जहां वो कलर फॉर्मेशन हो रहा है वो उस प्लांट के डीएनए में वो जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी विद इन स्पेसिफिक किसी जीन की वजह से हो रहा है, तो वो जीन क्या कहलाती है, वो डीएनए की वो इकाई या यूनिट क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, जो एक विद इन किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर कोई डीएनए की यूनिट जो है वो एक्सप्रेस हो, वो जीन कहलाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आता है अगला जो पॉइंट है वो है सेग्रीगेशन के बारे में, कि सेग्रीगेशन क्या होता है। अगली जो टर्म है वो है सेग्रीगेशन।
देखिए ना, सेग्रीगेशन का मतलब है कि मान लो कोई कैरेक्टर या कोई भी एलिल्स का जो सेपरेशन होता है वो बेसिकली हम देखते हैं माइटोसिस में भी हो सकता है और मियोसिस में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट जो है वो मियोसिस में होता है। तो हम सेग्रीगेशन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। अब सेग्रीगेशन जो है वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बेसिकली दोनों में होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। बट सेग्रीगेशन पे अगर क्वेश्चन पूछे कि किस में ज्यादा डोमिनेंट है तो मियोसिस में। क्यों? क्योंकि मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे, मतलब गैमिट फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस की वजह से होता है। बाकी माइटोसिस तो हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में चलता रहता है। तो मियोसिस कब होता है? ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है? मियोसिस होता है। क्यों? क्योंकि गैमिट्स हमारे हैप्लॉइड होते हैं और बाकी सारी जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। तो मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। यहां पे गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि हैप्लॉइड कंडीशन बनेगी डिप्लॉइड से। तो गैमिट्स फॉर्मेशन का मतलब है कि यहां हैप्लॉइड जो है वो सेल्स बनेंगी। तो मियोसिस के टाइम पे, और आपको पता है सेग्रीगेशन का रूल ये कहता था कि गैमिट्स फॉर्मेशन के टाइम पे या ड्यूरिंग गैमिट्स फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग गैमिट में चले जाएं। उसी को हमने क्या कहा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो आज हम इसमें आपकी टर्म्स के बारे में स्टडी की है। अब हम आपके अगले जो वीडियो में हम अपनी प्लांट बिल्डिंग की जो टेक्निक्स हैं, जो 8 जो आपकी टेक्निक्स है, मेथड्स जो हैं, उसके बारे में 1 बाय 1 एक एक मेथड की स्टडी करेंगे। धन्यवाद।